डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स यानी प्रोटोजोआ की स्टडी करेंगे। पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें से हम प्रोटोजोआ को स्टडी करने जा रहे हैं, ये एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है जिसके एंसेस्टर्स आर्किया हैं। आप जानते हैं कि एंशिएंट आर्किया वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो इस जमीन पर रहे, और इन आर्किया ने किंगडम प्रोटिस्टा को इवॉल्व किया अब से तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। आर्किया प्रोकैरियोट्स थे, उनसे प्रोटिस्ट यानी यूकैरियोट्स बने। तो कैसे ये प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने थे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करते हैं वो कहलाता है एंडो-सिम्बायोन हाइपोथेसिस। तो एंडो-सिम्बायोन हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए थे। ज्यादातर साइंटिस्ट इस बात पर एग्री करते हैं कि मुख्तलिफ आर्कियन एंसेस्ट्रल ग्रुप्स ने मुख्तलिफ किस्मों के प्रोटिस्ट को इवॉल्व किया। इस तरह से प्रोटिस्ट जो है ये एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है जिसके जो ओरिजिन है वो डिफरेंट आर्कियन एंसेस्टर्स में पाया जाता है। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के तहत इसमें 7 से लेकर 45 फाइला रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। ये जो फाइला हैं ये न्यूमरस एवोल्यूशनरी लीनिएजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि इनके ओरिजिन्स डिफरेंट आर्किया में हैं, तो ऐसे ग्रुप्स को पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स कहते हैं, और इसीलिए जो प्रोटिस्टा है वो एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है जिसके अंदर कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो कि प्लांट लाइक हैं, जो कि प्राइमरीली ऑटोट्रोफिक हैं और अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्रोटिस्ट जो हैं वो एनिमल लाइक हैं क्योंकि वो प्राइमरीली हेटेरोट्रोफिक हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स से फूड हासिल करते हैं। ये जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं इन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं, और इन प्रोटोजोआ को किंगडम प्रोटिस्टा की एक सब किंगडम समझा जाता है, इसलिए हम प्रोटोजोआ को एज अ सब किंगडम स्टडी करते हैं। प्रोटोजोआ जो हैं ये यूनिसेलुलर या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, और इस सब किंगडम प्रोटोजोआ में 7 फाइला है। पहला सार्कोमेस्टिगोफोरा, दूसरा लेबरिंथोमॉर्फा, तीसरा एपिकम्प्लेक्सा, चौथा माइक्रोस्पोरा, 5वां फाइलम है एसिटोस्पोरा, और छठा मिक्सोजोआ या मिक्सोजोआ, और 7वां सीलियोफोरा। इस चैप्टर में हम ये जो 7 फाइला हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के, जिन्हें एक ग्रुप में हम प्रोटोजोआ कहते हैं, इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। पहला कैरेक्टर इनका ये कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। आमतौर पर इनका जो सेल है वो किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म के सेल के मुकाबले में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ प्रोटोजोआंस जो कि कॉलोनियल हैं वो कॉलोनीज बनाते हैं। कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनीज आर एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स which are not dependent on one another for most of their functions. कुछ प्रोटोजोआन कॉलोनीज जो हैं वो कंपैरेटिवली काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स की और गोल्डन एल्ची की और बाज और एल्ची की कॉलोनीज हैं, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और उनके इंडिविजुअल्स काफी स्पेशलाइज हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में काफी डिपेंडेंट हो जाते हैं।
इस तरह से कि कॉलोनी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब हम प्रोटोजोआन सेल में सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, क्योंकि सिंगल सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये जो प्रोटोजोआ के ऑर्गेनेल्स हैं, ये जो हायर यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके ऑर्गेनेल्स जैसे ही होते हैं। ये ऑर्गेनेल्स जो हैं मुख्तलिफ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कुछ ऑर्गेनेल्स प्रोटोजोआ में ऐसे पाए जाते हैं जो कि उनके यूनिसेलुलर लाइफस्टाइल के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। हम डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से प्रोटोजोआन ऑर्गेनेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे कि पेलिकल है। पेलिकल क्या होती है? पेलिकल जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट है जो कि बहुत सारे प्रोटोजोआ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर वाली साइड पर पाई जाती है। ये पेलिकल जो है इतनी रिजिड होती है कि ये प्रोटोजोआन सेल की शेप को मेंटेन करती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। साइटोप्लाज्म जो प्रोटोजोआन सेल में पाया जाता है उसके दो रीजन्स होते हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है ये साइटोप्लाज्म का बाहर वाला पोर्शन है जो कि पेलिकल के जस्ट नीचे पाया जाता है। ये देखने में कंपैरेटिवली क्लियर होता है और ज्यादा गाढ़ा यानी फर्म होता है। इससे अंदर वाली साइड के ऊपर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो कि मेजर पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। ये कंपैरेटिवली ज्यादा पतला होता है यानी ज्यादा फ्लूइड है और ये ग्रेनुलर है, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेल्स, मुख्तलिफ पार्टिकल्स, मुख्तलिफ सॉल्यूट्स इसमें मौजूद होते हैं, इसलिए ये ग्रेनुलर अपीयरेंस रखता है। ये जो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म है बुनियादी तौर के ऊपर सारे का सारा साइटोप्लाज्म ही है और एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म से ही बनता है और फिर वापस एक्टोप्लाज्म जो है वो एंडोप्लाज्म में तब्दील भी हो जाता है। ये जो दोनों के दरमियान आपस की कन्वर्जन है वो अमीबाइड लोकोमोशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोटोजोआन सेल्स के पास वैक्यूल की एक खास किस्म कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि वाटर और सॉल्यूट्स की रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि प्रोटोजोआ में रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स कैसे होती है, या यही क्वेश्चन एक और अंदाज में पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का वाटर और सॉल्यूट्स की रेगुलेशन में क्या रोल है, तो इसे डिस्कस करें। तो ये हमने एक क्वेश्चन के तौर पर इसको स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम देखें तो प्रोटोजोआन्स दो तरह के हैं, एक मरीन इन्वायरमेंट यानी समंदर में रहने वाले और दूसरे फ्रेश वाटर में रहने वाले। दोनों के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के हवाले से और वाटर एंड सॉल्ट की रेगुलेशन के हवाले से बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। ये ध्यान में रखना है कि मरीन और फ्रेश वाटर ये दो तरह के वाटर हैं जमीन के ऊपर, और जितने भी आगे हम एनिमल्स को स्टडी करने जा रहे हैं उसमें मरीन एनिमल्स के सिस्टम और फ्रेश वाटर एनिमल्स के सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरह से वेरी करेंगे। तो प्रोटोजोआ में जो मरीन प्रोटोजोआ हैं उनको अगर देखा जाए तो उनके जो सेल्स होते हैं उनकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन उनके इन्वायरमेंट की सॉल्यूट कंसंट्रेशन के मुताबिक यानी सिमिलर ही होती है, इसलिए इनको वाटर रेगुलेशन करनी नहीं पड़ती, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स रखते ही नहीं है। जबकि फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ जो हैं इनकी बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि दे मस्ट रेगुलेट वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन देयर साइटोप्लाज्म, इसलिए कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोआन्स में वाटर जो है ये ऑस्मोसिस के जरिए सेल में मुसलसल एंटर होता रहता है। ये जो एक्सेस वाटर होता है इसको रिमूव करने के लिए फ्रेश वाटर प्रोटोजोआन्स हैव contractile vacuoles which remove this excess water.
ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ में दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ या बाय द कोएलिसेंस ऑफ मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, यानी छोटे छोटे वैक्यूल्स बनते जाते हैं जिनमें एक्सेस वाटर जो है उसको स्टोर किया जाता है, और फिर यही स्मॉल वैक्यूल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, कोएलिस कर जाते हैं, और नतीजे के तौर पर एक बड़ा वैक्यूल बनता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। और फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है अपने अंदर स्टोर्ड एक्सेस वाटर को सेल से बाहर थ्रो कर देता है। जबकि कुछ प्रोटोजोआन्स ऐसे होते हैं जैसे कि पैरामीशियम है, तो वो एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स रखते हैं। पैरामीशियम के पास 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं, किसी के पास 1 होगा, किसी के पास 2 होंगे, लेकिन ये परमानेंट ऑर्गेनेल के तौर पर रखते हैं। ये जो एम्प्टी करने का प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को, इसमें माइक्रोफिलामेंट्स का रोल होता है। इसलिए जब माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स सेल से बाहर एम्प्टी हो जाते हैं। हम प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन के हवाले से बात करेंगे, तो वी शैल राइट ए नोट ऑन न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, या हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ इंजेस्शन, डाइजेशन एंड इजेस्शन अकर्स इन प्रोटोजोआ। तो इंजेस्शन कैसे है, यानी फूड का इनटेक कैसे होता है, तो मोस्ट प्रोटोजोआ एब्जॉर्ब डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जबकि मेनी प्रोटोजोआ इंजेस्ट होल और पार्टिकुलेट फूड थ्रू द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एंडोसाइटोसिस क्या होती है, तो एंडोसाइटोसिस इन द इंजेस्शन ऑफ होल और पार्टिकुलेट फूड। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो कि फूड को अपने एक माउथ जैसे पार्ट, स्पेशलाइज्ड रीजन से इंजेस्ट करते हैं, यानी उनके पास इंजेस्ट करने के लिए भी बॉडी में रीजन फिक्स है विच इज एनालोगस टू माउथ, एंड दिस पार्ट इज नोन एज साइटोफेरेंक्स। ज्यादातर प्रोटोजोआ जो हैं वो एंडोसाइटोसिस करते हैं थ्रू देयर होल बॉडी सरफेस, जहां से भी जिस तरफ भी टच किया किसी पार्टिकुलर फूड ने वहीं से इंजेस्ट कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि पैरामीशियम है, तो इनके पास फिक्स जगह के ऊपर स्पेशलाइज्ड रीजन है जिसके थ्रू फूड को इंजेस्ट किया जाता है, और इस जगह को साइटोफेरेंक्स कहते हैं। ये जितनी भी लाइनें बोल्ड और हाईलाइट हुई हैं, इनके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि ऑब्जेक्टिव एंगल से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एंडोसाइटोसिस क्या होती है, साइटोफेरेंक्स क्या होता है, दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसीलिए ये बोल्ड एंड अंडरलाइन हुए हैं। इंजेस्शन के बाद दूसरा स्टेप आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन और फूड की ट्रांसपोर्ट दैट अकर्स थ्रू दी फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर रखकर फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के बाद, यानी फूड को सेल के अंदर एंटर कर लेने के बाद फूड वैक्यूल बनता है, और इस फूड वैक्यूल के अंदर रखकर डाइजेशन की जाती है, और यही फूड वैक्यूल फूड की ट्रांसपोर्ट भी करता है। फूड वैक्यूल्स जो हैं ये एक और सेल ऑर्गेनेल जो कि अपने अंदर एंजाइम रखता है जिसे लाइसोसोम कहते हैं, उसके साथ फ्यूज हो जाता है, यानी फूड को पकड़ा, उसके गिर्द वैक्यूल बना लिया, ये फूड वैक्यूल है। अब फूड वैक्यूल अगले स्टेप में लाइसोसोम के साथ मर्ज हो जाता है या फ्यूज हो जाता है। लाइसोसोम के पास मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स और उनके साथ साथ मुख्तलिफ एसिडिटी चेंजेस जो हैं ये डाइजेशन को कंप्लीट करती हैं, और इस दौरान में फूड वैक्यूल जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म में सर्कुलेट भी करता रहता है, और जो फूड प्रोडक्ट्स को या डाइजेशन के प्रोडक्ट्स को पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करने का नाम जो है वो इजेस्शन कहलाता है, और फूड वैक्यूल जब डाइजेशन कंप्लीट करके और उसमें से डाइजेशन के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका होता है, तो अब वो इजेस्शन वैक्यूल बन जाता है। इजेस्शन वैक्यूल जो हैं ये अपने कंटेंट्स को सेल से बाहर रिलीज कर देते हैं बाय ए प्रोसेस विच इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस जो है ये भी सेल की किसी भी सरफेस से हो सकती है, लेकिन बाज प्रोटोजोआन्स ऐसे हैं जो कि किसी स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन
पर से ये एक्सोसाइटोसिस करते हैं और वो जो जगह होती है उसे साइटोपाइज कहते हैं। अब हम प्रोटोजोआन्स में पाए जाने वाले और एक प्रोसेस यानी गैस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन की बात करते हैं। चूंकि प्रोटोजोआन्स स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो रिलेटिव सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है वो ज्यादा होती है। इनका सरफेस एरिया इनके वॉल्यूम के हिसाब से काफी ज्यादा होता है। ये जो हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होती है ये गैस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन के प्रोसेसेस को फैसिलिटेट करती है। नतीजा ये कि गैस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो जाता है। गैस एक्सचेंज किसे कहते हैं? दैट इज एक्वायरिंग ऑफ ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ carbon dioxide which is produced as a byproduct of metabolism. Now as a byproduct of cellular respiration, जब सेल्स में रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन का यूज होता है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के तौर पर इवॉल्व होती है, ये प्रोड्यूस होती है। उसको रिमूव करना और इसी तरह से ऑक्सीजन का हासिल करना ये गैस एक्सचेंज कहलाता है। जबकि एक्सक्रीशन क्या होती है? एक्सक्रीशन जो है दैट इज एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बाई प्रोडक्ट्स जो कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं। प्रोटोजोआ में नाइट्रोजनस वेस्ट जो आमतौर के ऊपर पाया जाता है वो है अमोनिया। तो अमोनिया को सेल से बाहर रिलीज करने का नाम एक्सक्रीशन है प्रोटोजोआ में। अब हम अगली बात करते हैं कि प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो प्रोटोजोआ जो हैं ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेन मेथड्स हैं, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन क्या होती है? ये सबसे सादा यानी सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि प्रोटोजोआ में पाई जाती है। बाइनरी फिशन में सबसे पहले माइटोसिस होती है जिससे दो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर उसके बाद जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसके नतीजे में दो सिमिलर इक्वल साइज्ड इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसे कहते हैं बाइनरी फिशन। नो बाइनरी फिशन जो है इसका ये जो दूसरा स्टेप है साइटोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस जो है दो डिफरेंट प्लेन्स पर होती है मुख्तलिफ प्रोटोजोआ में। तो कुछ ग्रुप्स में ये साइटोकाइनेसिस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है और कुछ में ट्रांसवर्स होती है, यानी लंबाई के रुख में होगी या चौड़ाई के रुख में होगी। तो उसके नतीजे में ये लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहलाएगी। तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल्स देख रहे हैं, एक एग्जांपल यूग्लिना की है और एक एग्जांपल पैरामीशियम की है। यूग्लिना में हम देख रहे हैं कि लंबाई के रुख में साइटोकाइनेसिस होती है, या बाइनरी फिशन में हम देखें तो पहले सबसे इसमें न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, दो न्यूक्लियाई बने, दो न्यूक्लियाई दोनों साइडों की तरफ चले गए और बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। इसके मुकाबले में जो पैरामीशियम है उसमें न्यूक्लियस की डिवीजन हुई, दो न्यूक्लियाई बने, लेकिन ये जो है वो ट्रांसवर्सली दो डिफरेंट साइड्स पर चले गए और सेंटर में से लंबाई के चौड़ाई के रुख में दरमियान में से एनिमल जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ये ट्रांसवर्स फिशन कहलाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका बडिंग है। बडिंग के दौरान में माइटोसिस होती है और माइटोसिस के नतीजे में दो न्यूक्लियाई बनते हैं, लेकिन इन दो न्यूक्लियाई की डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन इक्वल नहीं होती, बल्कि इनमें से एक न्यूक्लियस जो है एक साइटोप्लाज्म के ऐसे पोर्शन में दाखिल होकर अलहदा हो जाता है जो कि पेरेंट सेल के मुकाबले में इंतहाई छोटा होता है। यानी एक छोटी सी बड निकाली जाती है, एक न्यूक्लियस उसमें चला जाता है और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो मेन बड़े सेल में रहता है। इस तरह से दो अनइक्वल साइज्ड के सेल्स बनते हैं। इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। तीसरा तरीका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है उसे मल्टीपल फिशन कहते हैं, मल्टीपल फिशन या शाइजोगोनी कहते हैं। तो ये शाइजोगोनी क्या होती है? तो मल्टीपल फिशन या शाइजोगोनी के नतीजे में एक लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बनता है। एक सिंगल प्रोटोजोआन सेल जो है जब वो डिवाइड करता है तो उसके नतीजे में कई डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो, तो इसे कहेंगे मल्टीपल फिशन या
शाइजोगोनी। शाइजोगोनी का जो तरीकाकार है उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस की माइटोसिस शुरू होती है, एक माइटोसिस, फिर उसके बाद दूसरी यानी मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन्स, उसके नतीजे में बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और ये जो न्यूक्लियाई होते हैं इन सब के गिर्द फिर साइटोप्लाज्म की थोड़ा पोर्शन जमा हो जाता है या साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और उसके नतीजे में बहुत सारे स्मॉल साइज्ड न्यू सेल्स या न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को मल्टीपल फिशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से मेथड हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें गैमेट फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है और गैमेट्स जब बनते हैं तो फिर उसके बाद यानी सब्सिक्वेंटली उनकी फ्यूजन की जाती है जिसके नतीजे में एक ज़ाइगोट बनता है। चूंकि ज्यादातर प्रोटोजोआन्स ऐसे होते हैं जिनमें जो सेक्सुअली मेच्योर इंडिविजुअल होता है वो हैप्लॉइड होता है, इसलिए प्रोटोजोआ में गैमेट्स माइटोसिस के प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं और मियोसिस यूनियन ऑफ गैमेट्स हो जाने के बाद होती है। ये ध्यान में रहे कि जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनमें मियोसिस गैमेट्स बनाने के लिए होती है और जब यूनियन ऑफ गैमेट्स हो जाती है तो उसके बाद से इंडिविजुअल की लाइफ में सिर्फ माइटोसिस हो रही होती है जिससे उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, जबकि यहां पर प्रोसेस थोड़ा सा अपोजिट है। गैमेट्स माइटोसिस के प्रोसेस से बन रहे हैं और जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है तो उसके बाद मियोसिस होती है। तो दिस इज अ डिफरेंस इन प्रोटोजोआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ हायर एनिमल्स। हमारा आज का लेक्चर यहां पर खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स ऑफ प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआन टेक्सोनोमी